ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। इसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लेते हुए लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण रॉय। चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, ये बताइए सबसे पहले कि लेटेस्ट जो उभर कर आया है, विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुख्य तौर पर फोकस क्या था, क्या क्या बात हुई? देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर का जो कह सकते हैं कि अगला चरण, उसकी पूरी जानकारी दी गई और उसमें दो तीन बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। पहली बात तो ये कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने उकसाते हुए कई सारे हमले करने की कोशिश किए हैं, उन सारे हमले को भारत ने नाकाम कर दिया और भारत के इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि लाहौर में कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम है जहां से भारत के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, हमले हो सकते हैं। तो उन जगहों को जाकर के उनमें से एक एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के ड्रोन से उसको ध्वस्त कर दिया गया, नस्त नाबूद कर दिया गया। ये तो एक जानकारी दी गई कि अभी क्या है। बाकी भारत के कई शहरों पर उन लोगों ने कोशिश की अपने ड्रोन मिसाइल भेजने के लिए, सबको भारत ने नाकाम कर दिया। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कि बार बार जो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने हम पे हमला कर दिया, भारत हम पे कार्रवाई कर रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमला जो है वो पाकिस्तान ने किया पहलगाम में। हमने जो किया है वो है रिएक्शन कर रहे हैं, हमने एक्शन की शुरुआत नहीं की है। ऐसे में अगर पाकिस्तान चाहता है कि मामला खत्म हो तो पहले पाकिस्तान को अपना रिएक्शन खत्म करना पड़ेगा, अपना एक्शन बंद करना पड़ेगा। यानी अब जो मामला तनाव बढ़ा हुआ, तनाव रोकने की जिम्मेदारी भारत पर नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि आईएमएफ की बोर्ड की बैठक होने वाली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, उस बोर्ड की बैठक में भारत के जो ईडी हैं वो जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे कि आईएमएफ की तरफ से जो भी बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया जाता है वो ना दिया जाए, उसे रोका जाए, क्योंकि जिस मकसद से बेल आउट पैकेज दिया जाता रहा है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है नहीं, ये सब जानते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ जो निकल कर सामने आई वो ये कि सिंधु जल समझौते के बारे में उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौते की प्रस्तावना में लिखा हुआ था कि ये दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण दोस्तीपूर्ण माहौल में ये सिंधु जल समझौता लागू रहेगा। ना तो वैसा माहौल रहा, ना तो उसे लागू करने की जरूरत है। और ये कहना कि हमने उनके किसी बांध पर अटैक कर दिया, ये कहना बिल्कुल गलत है। और अंत में मुझे लगता है कि उन्होंने इशारा भी कर गया कि अभी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ऐसी डिटेल और निकलकर सामने आएगी। जी, तो आज भी एक्शन हुआ है, पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक्शन हुआ है। दूसरी तरफ देश के अंदर भी हलचल बढ़ी हुई है, बड़ी बड़े बैठकें हो रही हैं। क्या अपडेट है दिल्ली से, सरकार के खाने से, लक्ष्मण जी? देखिए, यहाँ पे देश के भीतर दो बड़ी हलचल हो रही है, एक सीमा पर और एक रायसीना हिल्स पर। सीमा पर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सीमावर्ती इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन यानी आम लोगों को निशाना बनाया गया है। उनकी तस्वीर भी विदेश सचिव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की गई। बहुत ही दर्दनाक और पाकिस्तान के लिए शर्मनाक तस्वीरें कह सकते हैं। दूसरी बात कि कई सारे एयरपोर्ट को बंद कर दिए गए हैं, सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन रायसीना हिल से जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सक्सेसफुल कह सकते हैं। लगातार प्रधानमंत्री इस हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। आज सुबह से बैठकों का दौर चल रहा था। सबसे पहले अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की, उसके बाद गृह सचिव के साथ बैठक की और कहा कि देश के भीतर अलग अलग राज्यों में हालात सामान्य रहे, ये सुनिश्चित करना है। फिर सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। अपने आप जिसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं वो देखने को मिला। हर विभाग के तहत जो भी डिपार्टमेंट आते हैं वो सबको तैनात रखिए। जैसे फूड एंड सिविल सप्लाई है, उनको कहा गया तैनात रखिए। हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा गया आप देखिए व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त है, पूरी कैपेसिटी में रहे। तो इस तरह के हर विभागों के सचिव के साथ बैठक की गई और विदेश सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी पार्टियों को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी गई, उनसे सुझाव लिए गए। तो ऊपर के लेवल से मॉनिटरिंग बहुत सख्त की जा रही है, एडवांस प्लानिंग बहुत सख्त की जा रही है और इसका नतीजा ग्राउंड पर दिख रहा है कि पाकिस्तान में वहां हाहाकार मचा हुआ है। शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम अपडेट्स के लिए। और जैसा कि लक्ष्मण जी बता रहे थे कि एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ क्या क्या बात हुई, कर्नल सोफिया कुरैशी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे
नाकाम कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भारत के नागरिकों को निशाना बना रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि आज भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज फिर पाकिस्तान पर बरसे। उन्होंने कहा कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान है और उसने जिस तरीके से यूएन में टीआरएफ का बचाव किया था, इससे साफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहला हमलावर है। 22 अप्रैल को पहलगाम के साथ ये हमला शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि बाद में टीआरएफ जिस तरीके से बयान से पलटा, उसका कोई मतलब नहीं है। भारत के पास पूरा सबूत है और वो दुनिया और यूएनएससी को देगा। I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने। दिस वाज आफ्टर द फैक्ट दैट द टीआरएफ claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody. विक्रम मिस्री ने एक बार फिर से साफ किया है कि भारत शुरू से ही अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देता रहा है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है। भारत एक बार फिर से साफ कर देना चाहता है कि अगर भारत पर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। It is India which is responding. The original escalation was by Pakistan on the 22nd of April. We are the ones who are responding to that escalation with the action that was taken yesterday morning. And again, I would like to emphasize that the action was restrained. It was directed towards non-civilian, non-military targets and confined to terrorist camps. And again, as we have been saying since yesterday, any further action by Pakistan, some of which we are seeing
today is nothing but escalation by Pakistan now once again, and will be responded to and is being responded to appropriately. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सेना का हौसला बढ़ाया और सेना के एक्शन की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। और पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तानी फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और वेब सीरीज भारत में दिखाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड कंटेंट को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, क्या एक्शन है? देखिए, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाने की शुरुआत कर दी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, और खासतौर पर भारत ने अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने की भी शुरुआत कर दी है। और सरकार को ये लगता था कि जो ये सोशल में जो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं या OTT ऐप्स हैं, उनका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हो सकता है, तो सरकार ने इसलिए पाकिस्तानी फिल्में, पाकिस्तानी गाने, पाकिस्तानी सीरीज, पाकिस्तानी वेबकास्ट, इन सब कंटेंट को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। चाहे वो यूट्यूब हो या OTT प्लेटफॉर्म हो, सभी स्ट्रीमिंग ऐप से ये गाने या ये जो जितनी भी चीजें हैं, इन सबको तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। सरकार ने कहा ये फर्क नहीं पड़ता कि ये सब्सक्रिप्शन बेस है या फिर नॉन सब्सक्रिप्शन बेस है, आप इसको तुरंत प्रभाव से हटाइए। तो इन कंपनियों को कह दिया गया है कि आप इसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए और जल्दी से जल्दी इसको हटा दीजिए। तो सरकार को लगता है कि यहाँ इसके जरिए भी जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाने की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर भी रोक लगेगी। तो कुल मिलाकर भारत का आरंभ प्रचंड है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया है और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है 7:57 पर। इधर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट देने के बाद सरकार अब जल्दी ही स्पेक्ट्रम देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई शुक्रवार को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी हुई सिफारिशें जारी करेगा। और एक बार फिर से चलते हैं असीम के पास। बताया असीम, क्या अपडेट है? देखिए, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है और अब कंपनी को इंतजार था कि स्पेक्ट्रम कब जारी होता है। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि शुक्रवार को टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई अपनी सिफारिशों को जारी कर सकता है। ट्राई जो है इस सिफारिशों में ये कहेगा कि आप जो स्पेक्ट्रम है उसको शेयरिंग बेसिस पे कीजिए और इस स्पेक्ट्रम को आवंटन किया जाएगा। जो कंपनियां हैं उनको 5 साल के लिए स्पेक्ट्रम और उसका लाइसेंस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो कंपनियों को एक स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज भी देना होगा। ये 3% से लेकर के 5% तक स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज कंपनियों को इस पर देना पड़ सकता है। और शुरुआत में जो कंपनियां हैं उनको टोकन अमाउंट के तौर पर कुछ रकम चुकानी होगी। तो बहुत जल्दी आप ट्राई की सिफारिशें आती हुई देखेंगे और बहुत ही जल्दी आप दूरसंचार विभाग को स्पेक्ट्रम का आवंटन करते हुए देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस महीने के एंड तक आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देखने को मिल सकती हैं। 2 कंपनियों के पास ऑलरेडी लाइसेंस है, तीसरी को मिलने जा रहा है और जल्दी आपको ये सर्विसेज देखने को मिल सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं भारत और यूके के बीच एफटीए की। तो जैसा कि हमने आपको परसों ही बताया था, भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल शेप में आ गई है, फाइनल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस पर आधिकारिक दस्तखत साइन होने की जो बात है 3 महीने के अंदर हो सकती है। 3 महीने का समय लगेगा एफटीए से जुड़ी ज़्यादा डिटेल्स को समझने में और उस कानूनी पहलू समझने में। हालांकि जो डिटेल्स अभी तक आई हैं उसके हिसाब से 3 महीने के बाद इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसमें 100% वैल्यू डील और 99% टैरिफ लाइन और इसकी कुछ और डिटेल्स आए हैं सामने। हमारे साथ सौरभ अग्रवाल जुड़ गए हैं अर्नेस्ट एंड यंग EY से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ जी। जो डील अभी तक जो डिटेल्स निकल कर सामने आई हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? कहाँ इसका फ़ायदा होगा, किस एरिया में ज़्यादा इसका असर होगा? मनोज जी, ये एक अनप्रेसिडेंटेड डील होगी इंडिया के लिए। जितना मेरा मानना है इस विषय में कि ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इस जैसे सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम जो माल यूनाइटेड किंगडम में भेजेंगे वो वहां पे उसका रेट कम हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी कम लगेगी या नहीं लगेगी, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होने वाला है। इसी को अगर हम यूनाइटेड किंगडम के नजरिए से देखते हैं तो उनको भी कुछ चीजों में फायदा मिलेगा, जैसे कि विस्की, स्कॉच, बिस्किट, चॉकलेट्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस एटसेट्रा, जहां पे हमने भी ड्यूटी कम की है या खत्म की है। इस चीज के अंतर्गत क्या होगा कि वहां से जो प्रीमियम सेगमेंट का सामान होता है इस तरीके की चीजों का, वो हमारे इंडियन कंज्यूमर को टाइम बाउंड मैनर में मिलना शुरू हो जाएगा। एक मीडिया में बहुत आ रहा है ऑटो सेक्टर के बारे में कि ऑटो सेक्टर के लिए क्या होगा। तो ऑटो सेक्टर को अगर मैं देखता हूं तो जो यूके में कारें बनती हैं वो हाई एंड कारें बनती हैं। वहां पे टोयोटा की मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे लैंड रोवर बनती है। तो इस तरीके की कारें वहां से बन करके कंप्लीटली बिल्ट यूनिट फॉर्म में इंडिया आ सकती हैं। बट हमारा जो उस कार का सेगमेंट या कंज्यूमर मार्केट है वो काफी लिमिटेड है, क्योंकि आज भी मेजॉरिटी इंडियंस अफोर्डेबल और कंफर्टेबल कार्स में जाते हैं, ना कि लग्जरी कार्स में। तो मेरा अपना जो टेक है कि ऑटो सेक्टर में हमारी कंपनियों को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं गाड़ियों की, बड़ा लिमिटेड इंपैक्ट पड़ेगा, जबकि हमारे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को बड़ा फायदा होने वाला है कि हम ये कंपोनेंट बना के वहां भेजेंगे, क्योंकि ड्यूटी एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। आलोक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, ये बताइए कि अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्या तस्वीर बन रही है डील की? देखिए, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो इंडिया और यूके के बीच में एफटीए हुआ है उसको आधिकारिक तौर पर साइन होने में 3 महीने का वक्त लग सकता है। और इसके बाद, क्योंकि अभी जो ड्राफ्ट के जो वर्ड्स हैं
उस पर लीगल स्क्रबिंग चल रही है। तो 3 महीने के बाद ये आधिकारिक तौर से एक तरह से इस डील पर साइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिली है कि इंडिया और यूके के साथ जो एफटीए हुआ है उसमें 99% टैरिफ लाइन पर सहमति बनी है और 100% जितनी भी अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू है 100% इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैल्यू पर डील हो चुकी है। और इस डील के तहत यूके से भारत में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उस भारत से जितना भी एक्सपोर्ट होगा यूके में उसमें 99% एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा यूके, और यूके से करीब 95% एग्री एक्सपोर्ट को जीरो ड्यूटी एंट्री देगा। मतलब इंडिया से जो भी एग्री एक्सपोर्ट होगा 95% उसको यूके एंट्री जीरो ड्यूटी एंट्री देगा। वहीं यूके से होने वाले 90% इंपोर्ट पर भारत जीरो ड्यूटी लगाएगा। इसमें देखा जाए तो एग्री इंपोर्ट सेंसिटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि मेटल, स्मार्टफोन और ऑप्टिकल फाइबर को इस डील से बाहर रखा गया है। एक चीज और इस डील के साथ सामने आई कि जो सरकारी खरीद होती है भारत में, जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है, उसमें यूके के सप्लायर भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा जो बड़ी बात चल रही है स्कॉच विस्की को लेकर, तो गवर्नमेंट के सोर्सेज बता रहे हैं कि इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट के या जो भी स्कॉच विस्की की हिस्सेदारी है वो महज 2.3% है। इसलिए जो डोमेस्टिक लिकर मैन्युफैक्चरर हैं उन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। रही बात अगर कारों की, तो कारों पर भी ध्यान रखा गया है कि जो भी कार वहां से इंपोर्ट हो वो उसकी डिजाइन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वाली हो, न कि सस्ते कारों को इंपोर्ट हो। तो इस डील में इस फ्यूचरिस्टिक शब्द का यूज किया गया है, सस्ते कारों के एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कार्बन CBAM यानी कार्बन टैक्स को लेकर बातचीत हुई है, तो कार्बन टैक्स को लेकर यह साफ बातचीत हुई है कि अगर यूके की तरफ से कार्बन टैक्स लगाया जाता है तो भारत उसको रिटेलिएट करेगा। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये जो कार्बन टैक्स का मामला है ये फिलहाल टल सकता है या आगे टल जाएगा। तो ये मेजर जो जानकारी है अभी ये निकलकर सामने आ रही है गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से। तो ये सारी चीजें हैं। और ईवी की अगर बात करें तो ईवी के लिए जो मार्केट में एक्सेस दी गई है खासतौर से यूके को, उससे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ऑटो कंपोनेंट और ऑटो इंडस्ट्री को जो भारत के हैं उनको एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। जी सौरभ जी, यहाँ पे एक बात ये भी, जब ये डील आई थी तभी हमने बात की थी एक्सपर्ट से, तो वो लोग ये भी कह रहे थे कि इसका इंडिया US ट्रेड पे जितना असर होगा उससे ज़्यादा कुछ और जो क्षेत्र है उसमें भी इसमें कुछ बातें हो सकती है, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लेकर कुछ बातें थी। इसके अलावा एक बात ये भी कह रहे थे कि ये एक टेम्पलेट डील हो सकती है कि डेवलप्ड कंट्री से इंडिया को जो भी फर्दर आगे डील करनी है उसमें भी इससे एक टेम्पलेट के तौर पर मदद मिल सकती है। इन बातों को थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों के लिए। तो एज आई सेड कि जैसा मैंने बोला कि एक अनप्रेसिडेंटेड डील हो, ये आगे आने वाली सारी जो डेवलप कंट्रीज से डील होगी, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की डील हो, चाहे वो US गवर्नमेंट के साथ में डील हो, उसके लिए एक ये टेम्पलेट की तरीके मेरे नजरों में काम करेगी। क्योंकि आदान प्रदान जो है वो बराबरी का होगा कंपेयर टू पास्ट। जब पहले क्या होता था, पहले हमें अपने नागरिकों को कम मूल्य में प्रोडक्ट अवेलेबल कराना होता था। जितने भी हमारे पुराने FTA हैं वो उसी तरीके से डिजाइन है। जबकि आज भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बन के इमर्ज हो रहा है, उसके लिए डील बराबरी से हो रही है। एंड इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एम्प्लॉयमेंट को भी बड़ा मद्देनजर रखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। कई जगह मैंने पढ़ा कि MSME इंपैक्टेड होगा और MSME को नुकसान होगा, जो कि मेरे को नहीं लगता कि MSME को इस डील की वजह से कोई भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि MSME के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। वो एक बड़े OEM को सप्लाई कर सकता है और वो बड़ा OEM UK मार्केट में सप्लाई कर सकता है। सो मेरा अपना मत ये है कि ये अपॉर्चुनिटीज को और खोलेगा। एक तरीके से ये पॉइंट देखें तो एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, जहां पे हम एक बड़ा मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड बन करके इमर्ज होके आ सकते हैं।
इस डील के अंतर्गत मेरे को लगता है कुछ कोटास भी तय हुए होंगे कि अच्छा गाड़ी आप इस रेट की गाड़ी, इस नंबर ऑफ व्हीकल की इतनी ही गाड़ियां आप इंपोर्ट कर सकते हो कम कस्टम ड्यूटी के तहत। ये नहीं कि आप पूरे मार्केट को फ्लड कर सकते हो। तो इसी तरीके का टेम्पलेट जब हम आगे यूएस जाएंगे या यूरोप जाएंगे तो वो फॉलो होना लाजमी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। ये एक अनप्रेसिडेंटेड डील है जो सौरभ जी ने कहा, और ये आगे हमें बहुत मदद करेगी। एक तरीके से आप एक रिकॉग्निशन मान सकते हैं जो इंडिया की पोजीशनिंग है अभी वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।